Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 31st December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about State of Health Index. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from health segment. सबसे पहले समझते हैं कि करंट न्यूज़ है क्या। देखिए, हाल फिलहाल में नीति आयोग ने स्टेट ऑफ हेल्थ इंडेक्स फॉर द ईयर 2019-20 पब्लिश किया है। दिस विल बी द फोर्थ स्टेट ऑफ हेल्थ इंडेक्स पब्लिश बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग इसको 2017 से ही पब्लिश कर रही है और ये चौथा रिपोर्ट है ऑन द हेल्थ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, हेल्थ सेक्टर इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। तो इस रिपोर्ट का नाम है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया और इसके अंदर जो हमारे देश के तमाम स्टेट्स हैं उनके अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी अच्छी है उसके बेसिस पर उनको स्कोर दिया जाता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जैसे कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नेंस, इन सब चीज़ों के बेसिस पे स्टेट्स को स्कोर और रैंकिंग दी जाती है। ये जो रिपोर्ट है दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग इन असिस्टेंस विथ वर्ल्ड बैंक एंड इन कंसल्टेशन विद द हेल्थ मिनिस्ट्री। और इस रिपोर्ट के अंदर तमाम स्टेट्स के अंदर क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले साल की तुलना में, वो सब कुछ बताया जाता है। और इसी के बेसिस पे फिर हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत अलग अलग स्टेट्स को फंड रिलीज़ करती है। तो जो स्टेट अच्छा परफॉर्म करेगा उसको बेहतर फंड मिलेगा, जो स्टेट ख़राब परफॉर्म करेगा उसको उतना ज़्यादा फंड नहीं मिलेगा। तो दिस कुड बी मेंशन्ड एज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब अलग अलग स्टेट्स के बीच में कंपटीशन करा करके उसके बेसिस पे जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको बेहतर रिवॉर्ड देने का एक एग्जांपल हो सकता है ये हेल्थ ऑफ स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया स्टेट ऑफ हेल्थ इंडेक्स, जिसमें नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत फंड रिलीज किया जाता है टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ सेक्टर। तो अगर स्टेट ऑफ हेल्थ इंडेक्स 2019-20 देखा जाए, देखिए यह है 2019-20 के लिए लेकिन पब्लिश हुआ है अभी। तो इसका अगर की आउटकम्स देखा जाए तो देखिए एक बात को आपको समझना होगा कि हमारे जो भी स्टेट्स हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया है, बिग स्टेट्स या लार्ज स्टेट्स एंड स्मॉल स्टेट्स, और तीसरे फिर यूनियन टेरिटरीज। अगर लार्ज स्टेट्स की बात की जाए तो केरला हैज़ बिन अवॉर्डेड द बेस्ट अमंग्स द लार्ज इंडियन स्टेट्स, जबकि उत्तर प्रदेश हैज़ बिन प्लेस्ड एट द बॉटम वर्स्ट लार्ज इंडियन स्टेट्स। वहीं अगर स्मॉल स्टेट्स की बात की जाए तो मिजोरम हैज़ बिन प्लेस्ड एट द टॉप बेस्ट स्मॉल इंडियन स्टेट, वाइल नागालैंड हैज़ बिन प्लेस्ड एट द बॉटम वर्स्ट स्मॉल इंडियन स्टेट्स। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव हैज़ बिन प्लेस्ड ऑन द टॉप वाइल दिल्ली हैज़ बिन रैंक्ड 5th। अगर असम के परफॉर्मेंस की बात की जाए, APSC स्टूडेंट को असम का परफॉर्मेंस भी ध्यान में रखना चाहिए। तो असम इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इज़ कैटेगराइज इन द लार्ज स्टेट कैटेगरी और असम की रैंक है 12th। लेकिन असम को लेकर के एक अच्छी बात यह है कि असम हैज़ शोन मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट अमंग्स द लार्ज स्टेट्स। तो लार्ज स्टेट्स की अगर बात की जाए तो असम ने 3 रैंक का इम्प्रूवमेंट किया है पिछले बार की तुलना में, 15 से अपनी रैंक को इम्प्रूव करके 12 की है। दैट मेक्स असम द स्टेट अमंग्स द लार्ज स्टेट विच हैज़ शोन मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट। अगर स्कोर की बात की जाए तो असम का स्कोर भी इम्प्रूव हुआ है। पिछला जो इंडिकेटर था या पिछला स्टेट ऑफ हेल्थ इंडेक्स था दैट वाज 3rd स्टेट ऑफ हेल्थ इंडेक्स, उसमें असम का स्कोर था 45.39, जबकि 2019-20 वाले में असम का स्कोर है 47.74। लेकिन अगर टॉप के स्टेट से कंपेयर किया जाए असम को तो अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। केरला जो लार्ज स्टेट्स के अंदर टॉप पे है उसका स्कोर है 82.20 और तमिलनाडु जो दूसरे नंबर पे उसका स्कोर है 72.42। उसके काफ़ी पीछे हैं हमारा स्टेट असम। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about BrahMos missile being sold to Philippines, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हमने पहले भी कई दफ़ा देख रखा है। ब्रह्मोस मिसाइल इज़ अ जॉइंट वेंचर डेवलप्ड बिटवीन DRDO ऑफ इंडिया एंड NPOM ऑफ रसिया।
तो ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा है वो भी समझिए। इंडिया की जो नदी है ब्रह्मपुत्रा, उससे लिया गया है ये BRAH, और रसिया की नदी है मोस्कावा, उससे लिया गया है MOS, और इस तरीके से इन दो नदियों का नाम जोड़ करके ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया मोस्कावा। सिंस ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया है सिंस ये इंडिया और रसिया ने मिल करके इसको ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया। अगर ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जाए तो इट यूजेज टू स्टेज इंजन, जिसमें पहले स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट होता है और दूसरे स्टेज में फिर लिक्विड प्रोपेलेंट होता है, विच इज़ अ रैमजेट इंजन। रैमजेट इंजन क्या है इसको समझने के लिए आप हमारे 20 सितंबर 2021 का न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। यू विल गेट टू नो अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजन्स, एयर ब्रीदर इंजन, रैमजेट, स्क्रैमजेट, ये सब आपको वहाँ मिल सकता है। ब्रह्मोस की बात की जाए तो इट इज़ एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और एयर टू एयर भी हाल फिलहाल में डेवलप कर लिया गया है। इसका रेंज लगभग 450 to 600 किलोमीटर है। इट इज़ सुपरसोनिक मिसाइल, दैट मीन्स इट कैन ट्रैवल एट स्पीड दैट इज़ 5 times हाइयर दैन स्पीड ऑफ साउंड। इट इज़ अ क्रूज मिसाइल, मतलब इसको कंट्रोल किया जा सकता है विथ अ रिमोट कंट्रोल, एंड इट इज़ फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। तो ये है ब्रह्मोस की खासियत, इंडिया और रसिया ने इसको मिल करके बनाया है। करंट न्यूज़ ये है कि इंडिया has concluded an agreement with Philippines in order to sell BrahMos missile to Philippines। ये जो अग्रीमेंट हमने साइन किया है इसका नाम है प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट। तो सरल शब्दों में हमने फिलीपींस के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया जिसकी मदद से अब हम कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स फिलीपींस को बेच सकते हैं, और इसी अग्रीमेंट के अंतर्गत हम ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को सेल करने वाले हैं। इस डील का सिग्निफिकेंस ये होगा कि इस ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया सप्लाई करेगा फिलीपींस को, उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो है ही है इंडिया के लिए। इंडिया अपने इस टेक्नोलॉजी को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस अचीवमेंट को कॉमर्शलाइज कर पाएगा। अभी तक इंडिया कैसा है, डिफेंस का लार्ज इंपोर्टर रहा है डिफेंस इक्विपमेंट का, लेकिन विथ ब्रह्मोस मिसाइल सेल इंडिया विल स्लोली इंटर इनटू एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट ऑल्सो। सो ये एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होगा इस पर्टिकुलर डील का। अभी तक तो हम सिर्फ इंपोर्ट करते रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट, अब धीरे धीरे हम मेजर डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी करेंगे। उसके अलावा इस पर्टिकुलर डील का, जहां पे हम ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं फिलीपींस को, इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी होने वाला है। देखिए, फिलीपींस और चाइना के रिलेशंस बहुत ख़राब हैं, एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट, टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू सो मेनी आइलैंड्स ऑफ साउथ चाइना सी। देखिए, साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने इस तरह की 9 डैश लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक तरह की आर्बिट्ररी वर्चुअल लाइन ड्रॉ कर रखी है। इस 9 डैश लाइन की मदद से चाइना क्लेम करता है कि ये तमाम जो वाटर रीजन है वो चाइना को बिलोंग करता है, और यहाँ पे जितने सारे आइलैंड्स हैं ऑल ऑफ देम बिलोंग टू चाइना। For example, there are Spratly Islands that is disputed between China, Taiwan, Malaysia, Philippines and Vietnam. Paracel Island that is disputed between Vietnam and China. अगर फिलीपींस और चाइना की बात की जाए तो यहाँ पे है कुछ स्कारबोरो आइलैंड दैट इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। तो मुद्दा यह है कि चाइना और फिलीपींस के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन है बिकॉज ऑफ द आर्बिट्ररी 9 डैश लाइन ड्रॉन बाय चाइना इन साउथ चाइना सी। फिलीपींस ने चाइना के खिलाफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कंप्लेन भी किया था फॉर वायलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी इन 2013। आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी में आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसके हिसाब से बस 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज टेरिटोरियल रीजन फॉर अ कंट्री। तो चाइना की इस बाउंड्री से बस 12 नॉटिकल माइल्स तक का रीजन होगा ओशन के अंदर जो चाइना क्लेम कर सकते हैं। चाइना ने इसको एक्सटेंड करके ये पूरा एरिया अपना क्लेम करता है विथ हेल्प ऑफ दिस 9 डैश लाइन, यहाँ पे कहीं पे स्कारबोरो आइलैंड। तो फिलीपींस ने इसी मुद्दे को लेकर के कंप्लेन किया कि चाइना इज़ वायलेटिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला चाइना के खिलाफ आया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेड कि चाइनाज क्लेम ऑन साउथ चाइना सी एंड दिस 9 डैश लाइन इज़ कम्प्लीटली आर्बिट्ररी। वो बात अलग है कि चाइना ने इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तो मुद्दा यह है कि फ़िलीपींस ने तमाम तरीके अपना लिए, इंटरनेशनल लीगल प्रोविजंस अपना लिए। अब फ़िलीपींस अपने आप को धीरे धीरे मिलिट्रीली स्ट्रेंथन करेगा थोड़ा बहुत, ताकि वो अपने बेसिक टेरिटोरियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, और इसके लिए वो इंडिया के साथ इस ब्रह्मोस मिसाइल डील को साइन कर रहा है। इंडिया के लिए खासियत ये होगी कि इंडिया इस ब्रह्मोस डील की मदद से
चाइना को थोड़ा बहुत बैलेंस कर पाएगा इन साउथ चाइना सी। तो इंडिया विल बी मिलिट्रली, इस पूरे डील का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो है ही है, साथ ही साथ मैंने आपको इसका मिलिट्री या स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस भी बता दिया। जब हम फिलीपींस को ये ब्रह्मोस मिसाइल देंगे विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इससे फिलीपींस की मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग होगी और वो कुछ हद तक चाइना को काउंटर कर पाएगा। अब देखिए, ये सवाल सीधा सीधा आपसे मेंस में तो पूछा नहीं जाएगा कि बताओ हमने किसको ब्रह्मोस मिसाइल बेचा है। हो सकता है पीटी में पूछ ले कि हाल फिलहाल में इंडिया कौन से ऐसे कंट्री के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर रहा है, लेकिन मेंस में आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे वो ज़रा समझिए। देखिए, मेंस में आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी, या फिर हाउ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इवॉल्व फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी। वहाँ पे आपको ब्रीफली बताना होगा कि लुक ईस्ट पॉलिसी वाज स्टार्टेड इन 1991 बाय पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, which was upgraded into Act East policy in 2014 by Narendra Modi's government, and Act East policy can be considered as a successor of Look East policy. There are two key differences between Look East and Act East. जब Look East policy शुरू की गई थी तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आपस में ग्रुपिंग बना रखी है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ये ब्लू कलर से हमने दिखा रखा आसियान को। लुक ईस्ट पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, आसियान कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन किया जाए, ट्रेड को स्ट्रेंथन किया जाए, एफडीआई को स्ट्रेंथन किया जाए। लेकिन जब हमने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में अपग्रेड किया है तो उसमें दो मेन अंतर हैं। अब हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में वी डू नॉट सिंपली फोकस ऑन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ओनली, वी फोकस ऑन साउथ ईस्ट एशिया प्लस ऑस्ट्रेलिया एंड अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया एंड जापान। तो पहले तो हमने टेरिटोरियल फोकस बदला है, साउथ ईस्ट एशिया से बढ़ा करके इन कंट्रीज़ को भी हम अपने लुक ईस्ट में जो नहीं थे उनको एक्ट ईस्ट में इंक्लूड किया है। और दूसरा, लुक ईस्ट का मेन फोकस था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेकिन एक्ट ईस्ट में इकोनॉमी के अलावा देयर विल बी फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन ऑल्सो। स्ट्रैटेजिक मतलब डिफेंस या मिलिट्री इंटीग्रेशन ऑल्सो विद दीज कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन हम क्यों कर रहे हैं अंडर विथ दीज कंट्रीज़? द मेन रीज़न इज एग्रेसिव राइज ऑफ चाइना। हम क्यों चाहते हैं कि इन कंट्रीज़ के साथ हमारा स्ट्रैटेजिक रिलेशन डेवलप हो, ताकि चाइना जो एक एग्रेसिव कंट्री की तरह इस रीजन में डेवलप हो रहा है उसको हम इन कंट्रीज़ की मदद से थोड़ा बहुत काउंटर कर पाए। अदरवाइज़ चाइना साउथ चाइना सी में डोमिनेट करने के बाद फिर इंडियन ओशन में भी अपना डोमिनेंस बढ़ाएगा, जो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता। इंडिया वांट्स इंडियन ओशन टू रिमेन बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी। हम नहीं चाहते कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बढ़े। वैसे भी देयर आर अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट चाइना इज ऑलरेडी बिल्डिंग इंडियन ओशन में अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नोशन से भी जानते हैं, सिक्योरिटी डायलेमा फॉर इंडिया। तो वैसे हालात में इंडिया इन तमाम देशों के साथ इंटीग्रेशन कर रहा है, स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम जस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ताकि चाइना को कुछ हद तक यहाँ पे काउंटर किया जा सके। तो चाइना इज़ द मेन स्ट्रैटेजिक राइवल, दैट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट इज़ नॉट जस्ट इकोनॉमिक, इट इज़ स्ट्रैटेजिक ऑल्सो, एंड चाइना इज़ द की फैक्टर। आसियान के साथ पहले से इकोनॉमिक इंटरेक्शन तो था ही था हमारा इन लुक ईस्ट, अब हम आसियान के साथ स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लिया है और जापान और साउथ कोरिया को भी इंक्लूड कर लिया है। आसियान का एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि आसियान की मदद से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक और बेनिफिट है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी की मदद से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विल बी द मेन रीजन थ्रू विच इंडिया विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया विशेष टू मेक इट्स रिमोट नॉर्थ ईस्टर्न विंग to serve as a trading hub that connects to the Southeast Asia through Myanmar, and that is how North East का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो कभी भी आप अगर ऐसा कुछ लिख रहे हो कि लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में क्या अंतर है, तो वहाँ आप लिखेंगे कि लुक ईस्ट वाज मेनली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एक्ट ईस्ट इज इकोनॉमिक प्लस स्ट्रैटेजिक। वहाँ पे आप ये एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि रिसेंट ब्रह्मोस डील विथ फिलीपींस इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक स्टेप टेकन बाय इंडिया टू कर्ब ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी, एंड दिस BrahMos deal with Philippines could be seen as a step taken under Act East policy. It is a strategic step. ये इकोनॉमिक भी है, स्ट्रैटेजिक भी है, a step taken under Act East policy. The next article is taken from national segment. It is about PM कुसुम स्कीम। PM कुसुम का फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान स्कीम। This scheme is important from our syllabus paper for Indian economic point of view, especially from infrastructure point of view.
देखिए, पीएम कुसुम स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी कैपेसिटी अप टू 25 गीगावाट बाय 2022। अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो भारत सरकार इसमें फार्मर्स को पैसे देगी ताकि वो अपने अपने बैरन लैंड पे, जो खाली ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, वहाँ पे सोलर पैनल्स लगाएं और कुछ रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करें और उस रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से कनेक्ट करके इंडिया बाकी अलग जगहों पे पहुँचाया जाए और इससे फार्मर्स की ओवरऑल इनकम भी बढ़ जाएगी। तो वैसे भी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, बंजर पड़ी हैं, वहाँ पे सोलर पैनल्स लगवा देंगे फार्मर्स सरकार की मदद से और उससे फिर उनको कुछ कमाई भी मिल जाएगी। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम और उससे उम्मीद की जा रही है कि लगभग 25 गीगावाट का एनर्जी प्रोड्यूस हम कर पाएंगे बाय 2022। तो दो चीज़ें हैं, दो फायदे होंगे बैरन लैंड्स पे सोलर पैनल लगाने का। एक तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी दैट कैन बी यूज्ड by the farmers to run their own water pumps. दूसरा, they can sell this electricity produced to the grid and they can earn money. पीएम कुसुम स्कीम में 3 कंपोनेंट में इसको रन किया जाएगा। पहला कंपोनेंट होगा कंपोनेंट ए, जिसमें 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। मतलब बैरन लैंड्स पे पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे पहले कंपोनेंट में। दूसरे कंपोनेंट में देयर विल बी इंस्टॉलेशन ऑफ अबाउट 2 मिलियन स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स। तो मैंने आपको बताया था ना कि पीएम कुसुम के अंदर एग्रीकल्चरल पंप्स, जो सोलर पैनल से चलने वाले एग्रीकल्चरल पंप्स भी लगाए जाएंगे। तो ये सेकंड कंपोनेंट, कंपोनेंट बी में एग्रीकल्चरल पंप्स लगाए जाएंगे जो सोलर पैनल से चलेंगे। और कंपोनेंट सी होगा सोलराइजेशन ऑफ अबाउट 1.5 मिलियन ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स। तो सीधी सी बात है, देखिए, पहले कंपोनेंट में सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे बैरन लैंड पे, दूसरे कंपोनेंट में ऐसे पंप्स लगाए जाएंगे जो सोलर एनर्जी से चलें, वाटर पंप, और तीसरे कंपोनेंट में ऐसे जो सोलर पंप्स हैं या जो सोलर पैनल्स हैं जो कंपोनेंट ए और बी में लगाए गए हैं उनका ग्रिड कनेक्शन दिया जाएगा ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा बिजली बच जाती है तो उसको सेल किया जा सके। अब करंट न्यूज़ ये है कि आसाम के अंदर जो हमारी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड APDCL, इट इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट कंपोनेंट ए ऑफ पीएम कुसुम स्कीम। मतलब अलग अलग जो बंजर ज़मीनें हैं वहाँ पे वो फार्मर्स को मदद करने वाला है फॉर सेटिंग अप सोलर पैनल्स। तो इसमें कैसा है कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर पैनल पावर प्लांट्स विल बी इंस्टॉल्ड इन अ बैरन अनकल्टिवेबल लैंड हु आर एलिजिबल। इंडिविजुअल फार्मर्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स जाकर के अप्लाई कर सकते हैं APDCL में कि सर मैं अपनी ज़मीन पे पीएम कुसुम के अंतर्गत, पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत एनर्जी प्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। इंडिविजुअल सोलर प्लांट साइज़ 50 किलोवाट का होगा और 50 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक का होगा। इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत कम से कम 7.5 बीघा से लेकर के 30 बीघा तक होगी। फार्मर्स को क्या बेनिफिट हो जाएगा? There will be use of barren or uncultivable land for setting up solar power plants. Cultivable land can also be used or to with raised structure. तो cultivable plants पे भी ये पीएम कुसुम स्कीम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन उस केस में कैसा होगा, किस तरीके से ज़मीन पे से उठा करके इस तरह से पैनल लगाया जाएगा। तो अनकल्टिवेबल लैंड पे तो सीधा सीधा फ्लैट लगा दिया जाएगा ज़मीन पे ही, और कल्टिवेबल पे इस तरह का रेज्ड स्ट्रक्चर से पीएम कुसुम स्कीम में पैनल्स लगाए जाएंगे। और उसके अलावा फार्मर्स की इनकम में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। स्कोप फॉर अर्निंग बाय द फार्मर्स बाय सेलिंग पावर टू द APDCL फॉर 25 ईयर्स। तो एक बार पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत फार्मर्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया तो 25 साल तक ये एग्रीमेंट रहेगा और वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हैं, जिससे उनकी एडिशनल इनकम होगी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर 2021 एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। 3 लोगों को आसाम से, देखिए हाल फिलहाल में साहित्य अकादमी अवार्ड डिक्लेयर किया गया है और आसाम से 3 लोगों को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। अनुराधा शर्मा पुजारी जी को, छवि लाल उपाध्याय जी को और अभिजीत बोरा को। इन तीनों लोगों को किन किन कारणों से यह अवार्ड मिला है वो देखते हैं। अनुराधा शर्मा पुजारी जी हैज़ बीन कन्फर्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर 2021 फॉर असमीज लैंग्वेज नोवेल इयात इखम अरोन्य असील एंड दिस नॉवल इज़ बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल इशूज़। तो ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आने वाले APSC PT के लिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। उसके अलावा छवि लाल उपाध्याय जी, इनको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड सिंस ही इज़ फ्रॉम आसाम, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। बट इन्होंने नेपाली लैंग्वेज में लिखा है पोइट्री बुक जिसका नाम है उषा अनिरुद्ध।
अभिजीत बोरा हैज़ गॉट साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ऑफ 2021 फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज देवका कोबोई जॉय which is in Assamese. उसके अलावा गौतम दाइमरी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर अवार्ड फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन जीव गोंग सोहो विच इज़ इन बोडो लैंग्वेज. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. पीएम पोषण स्कीम इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. इट एम्स एट अवेलिंग हॉट कुक्ड मीट या राइस, लगभग एक ही बात है, टू द चिल्ड्रन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 8. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. एंड विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट न्यू डेवलपमेंट बैंक? So decision to establish a new development bank was taken in Fortaleza Summit 2014. So first statement is wrong and membership of BRICS Bank is limited only to BRICS country. This is also wrong. So the correct answer is option D. So before we end today's session, students, I want to wish you all a very happy new year from my side as well as entire SPM IAS Academy team side. और इसके साथ एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा. कल चूँकि 1 जनवरी है, फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, सो लेट us all take a break tomorrow. Let us celebrate the new year. तो कल इस कारण से मैं भी न्यूज़पेपर एनालिसिस लाऊंगा नहीं, मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं करूंगा और वी विल मीटिंग आफ्टर दैट. और अगर मान लीजिए कल कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती भी है तो अगले न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं उसको कवर कर लूँगा. सो नो नीड टू वरी. कल आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करता हूँ, फिर अगले साल और भी जोश से पढ़ाई करेंगे. टिल देन एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. थैंक यू एवरीवन.